लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के रुझानों ने कांग्रेस और अपोजिशन की बेचैनी बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। आजाद और दूसरी पार्टियों की हिमायत से चल रही कमलनाथ सरकार की कमजोर कड़ी तलाश करने के मकसद से बीजेपी ने असेंबली का इजलास बुलाने की मांग कर डाली है। 230 असेंबली सीटों वाली रियासत मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 114 एमएलए हैं, जबकि अक्सरियत के लिए 116 एमएलए की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार बीएसपी के 2 एसपी और इसी के साथ ही एसपी का 1 और 4 आजाद एमएलए की हिमायत से वहां पर चल रही है। वहीं बीजेपी को एमपी में 109 सीटें मिली थी, जो अक्सरियत से 60 सीटें दूर हैं। वहीं दूसरी जानिब कर्नाटक कांग्रेस में 2 फाड़ की खबर आ रही है। कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के एमएलए आर रोशन बेग ने बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। रोशन बेग ने रियासती सदर पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस हारी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी रियासती सदर दिनेश गुंडूराव और सिद्धारमैया की होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में कर्नाटक में कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम टिकट दिया था, इसीलिए मुसलमानों को कोई मुतबादिल तलाश करनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी कि क्या नतीजों से पहले एग्जिट पोल से ही सरकारें हिल गई हैं और रोशन बेग का मुतबादिल वाला बयान क्या बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा है। अध्यक्ष जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो दिनेश गुंडूराव है, ये तो बहुत बड़ा फ्लॉप शो है। ये देखिए, अब यहाँ कहीं एक माइनॉरिटी लीडर की आप दिखाई देता है। आपको 90% माइनॉरिटी लीडर्स के माइनॉरिटीज को वोट चाहिए, जब आप पब्लिसिटी में किसी को साथ नहीं रह सकते। ये जो नेतागण हैं, जो सिद्धरामैया अपने आप को जो बहुत बड़े सीएलपी लीडर हैं, ये सिद्धरामैया जी है, ये दिनेश गुंडूराव है, ये सब जिम्मेदार। तो रोशन बेग को अभी आपने सुन ही लिया, कांग्रेस के एमएलए हैं और मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी पूरी अपनी इस कवायद में लग गई है और स्पेशल असेंबली इजलास बुलाने की बात कही गई है बीजेपी की लीडर की तरफ से। हम आपको बता दें कि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के, तो वहां पर किसी को भी पूरी अक्सरियत नहीं मिली थी। कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटें दूर थी, जहां पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं उन्होंने अपनी हिमायत दी थी और इस तरह से कांग्रेस अपनी हुकूमत बना पाई थी। वहीं 7 सीटें पीछे रह गई थी बीजेपी। अब बीजेपी पूरी इस कवायद में लगी हुई है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के एमएलएज हैं, उन्हें किसी तरह से तोड़ा जाए, अपनी तरफ किया जाए और फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की पूरी कोशिश की जाए। क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी अपनी कोशिशें लगातार कर रही है, क्या उसमें कामयाब हो पाएगी? और एग्जिट पोल जो अभी आए हैं और उसके बाद कल हम के अगर बात की जाए तो 23 तारीख को जाहिर सी बात है कि नतीजे आने हैं और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद बीजेपी जो है वो गदगद है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो उनके हक में आते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। सुभाष अग्रवाल साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, बेंगलुरु स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिमा सोनकर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गई हैं। और ऋषि मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं किसी और के पास जाऊं उससे पहले सुभाष अग्रवाल जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मुझे बताइए, सब कुछ ठीक चल रहा है ना कर्नाटक में? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को आदाब अर्ज करता हूं जी। और जहां तक सभी ठीक चलने के सवाल है, कर्नाटक में बिल्कुल हमारी 1 साल 1.5 साल पुरानी सरकार है और बिल्कुल सही चल रही है। गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन आप ही के लीडर बागी तेवर अपनाए हुए हैं। रोशन बेग ने सामने आकर खुलकर कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर लोकसभा इंतखाबात में अगर सीटें कम आती हैं, उसके लिए सीधे तौर पर आप ही के पार्टी के लीडर को और उसके साथ साथ सिद्धारमैया को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। और ये भी इल्जाम आपके ऊपर लगाया है कि आपने माइनॉरिटीज को, खासतौर मुसलमानों को नजरअंदाज किया है, सिर्फ एक टिकट दिया है। देखिए, ऐसा है, जिम्मेदारी तो हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की बनती है। अगर अच्छा प्रदर्शन भी होता है तो कार्यकर्ता उसके लिए जिम्मेदार है, और खराब प्रदर्शन भी हुआ है उसके लिए भी कार्यकर्ता जिम्मेदार है।
तो किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना गलत है। और हमारे नेताओं के नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं और टिकटें बांटी गई है वो बिल्कुल सही बांटी गई है। ठीक है, मुसलमान को एक टिकट दिया गया है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने तो कर्नाटक में एक टिकट भी मुसलमानों को नहीं दिया। नहीं, तो ये बात लेकिन सुभाष अग्रवाल जी, उनसे तो शायद उम्मीद नहीं की जाती है। आपको तो ये माना जाता है और आप खुद भी ये दावा करते हैं कि आप माइनॉरिटीज के बहुत हितैषी हैं, मुसलमानों के बहुत हितैषी हैं, उसके बावजूद भी एक टिकट दिया गया। अब ऐसे में आप ही के पार्टी के जो एमएलए हैं वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अब हमें ऑल्टरनेटिव देखने की जरूरत है, मुसलमानों को ऑल्टरनेटिव देखने की जरूरत है। आपको ये पूरी उम्मीद है 23 तारीख के बाद भी आप यही बात करते हुए नजर आएंगे? ऐसा तो नहीं कर्नाटक में बीजेपी फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, हितैषी तो हम देश की जनता के हैं और हमारे लिए एक छोटा से छोटा या पिछड़ा से पिछड़ा आदमी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भी दूसरी जात का, मान लीजिए ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो। तो ये कहना ठीक नहीं है कि हम केवल मुसलमानों को हितैषी भी है। हाँ, लेकिन हम मुसलमानों को भी साथ में लेके चलते हैं, जो कि कई लोग हमारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो लेके नहीं चलते हैं जी। और सरकार बनने का सवाल, ऐसा सरकार हमारी बनी हुई है और हमारे जो यहाँ के लोकल नेता येडियुरप्पा जी, इन्होंने कई बार कोशिश करी कि हमारी सरकार गिरा दे। बिल्कुल सुभाष अग्रवाल जी, वो देखा हमने सब गेस्ट हाउस में कैसे बंद किया जाता है तमाम एमएलएस को, वो भी किसी से छिपा नहीं है। और किस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल किडनैपिंग होती है वो, और उनको बंद किया जाता है, और वो दोनों ही पार्टीज की तरफ से होता है। और ईगल रिसोर्ट में जी, मैं आप सब, इसीलिए ये कहना ठीक नहीं है। सुभाष जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार। तकरीबन देश का जो 75% वोट है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और 1.5 घंटा मीटिंग हुई और सभी राजनीतिक दलों ने क्या कर रहा है मीटिंग में बताया अपने अपने प्रांतों में कि किस तरह से ईवीएम की कुछ मशीनें कई गाड़ियों में आ रही हैं, जा रही हैं, स्ट्रांग रूम के आसपास में जा रही हैं, प्राइवेट गाड़ियों में आ रही हैं। और सभी राजनीतिक दलों ने बताया कि इलेक्शन के वक्त भी कई ईवीएम मशीनें खराब थी और कई ईवीएम मशीन्स पे जब एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का बटन दबाते थे तो दूसरी पार्टी का, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चला जाता था। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके कमिश्नर के सामने रखी। तो हमने पिछले 3-4 साल से और शिकायतें मिलती हैं उनको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में, और उसके बाद भी जनता में उठाया है। और कई दफा हम कमीशन से मिले हैं, सभी राजनीतिक दल। आज हमने 2-3 चीजें मोटी बताई कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम 5 ईवीएम की मशीनों के जो वीवीपैट हैं, स्लिपें, वो गिननी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर, उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएगी। हम लोगों ने कहा 22 राजनीतिक दलों ने नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए, वरना बाद में कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि एक तो पहले गिननी चाहिए वीवीपैट और उसके बाद दूसरे गिनने चाहिए। दूसरा, अगर उन 5 पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ पाया गया, डिस्क्रिपेंसी पाई गई, तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। ये एक में भी अगर पोलिंग स्टेशन में भी एक मशीन में भी अगर गड़बड़ निकला तो पूरी विधानसभा के
वोट के दोबारा से गिनने चाहेंगे। क्या कहा इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि वो कमीशन दोबारा बैठेगा और इसके बारे में वो निर्णय लेंगे। ये उन्होंने कहा कि वो ओपन है, वो ओपन माइंड है और इसके बारे में सर आप लोगों ने 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उत्तर प्रदेश का एक सामने आया है, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आया कि वहाँ के ऑफिशियल्स जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल डाउनवर्ड्स, उन्होंने एक पीसी करके ये कहा कि एआरओ टेबल्स में इलेक्शन एजेंट नहीं बैठा ले जाएंगे और खाली इस तरह का उन्होंने आज के रोज ये बात कही। तो इसको हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया। उन्होंने कहा इस तरह का हमने कोई आदेश नहीं दिया है और हम इसको अभी क्लैरिफाई करेंगे हम लोगों के जाने के बाद कि हर एआरओ टेबल पे हर एजेंट को बैठाने, हर पार्टी एजेंट को बैठाने की इजाजत मिलेगी। आजाद सर 50 आजाद साहब ने सब बोल दिया। सर थोड़ा लाउड बोलने देंगे ऐसा है। एक मिनट शांति। माननीय आजाद जी ने अहम 2 मुद्दे बता दिए। पास करता ही फेल हो जाता है वो। तो अभी आप यहां पर सुन रहे थे तमाम जो पार्टीज है 21 जमातें, मैं आपको बताऊं, जिनकी सुबह से मीटिंग चल रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मीटिंग की है। लगातार अलग अलग जगहों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके बाद से ये मीटिंग बुलाई गई है। कई जगहों से इस तरह के वीडियोस भी सामने आए जहां पर ट्रक में ईवीएम्स हैं और उसके बाद उनकी शिकायत की गई और इन तमाम चीजों को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की गई है। मुलाकात के बाद ये कहा गया है कि जो वीवीपैट जो है उनकी पर्चियों के मिलान की बात जो कही गई थी कि हर असेंबली हलके से 5 वीवीपैट जो हैं उनकी पर्चियों का मिलान किया जाएगा, वो पहले किया जाए ना कि बाद में किया जाए। और इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो ओपन है। और भी कई बातें थी जिन पर बात की गई और तमाम जो 21 जमातें हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है। चलिए हम अपनी डिबेट पर वापस लौटते हैं और डॉक्टर गुलरेज शेख भी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर। गुलरेज जी, बीजेपी की तरफ से तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि आपका डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसमें आपका किस तरह से यकीन है, आपकी लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, तमाम बातें आप करते हैं। फिर मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक में जब सरकारें ठीक ठाक तरीके से चल रही हैं और मध्य प्रदेश में तो अभी बहुत नई सरकार है, तो आपको परेशानी क्या है? आखिर आप नया सेशन बुलाकर, स्पेशल सेशन बुलाकर क्या करना चाहते हैं? देखिए, बतौर प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के जो गोपाल भार्गव जी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने माननीय राज्यपाल महोदया को जो पत्र लिखा है उसमें ये कहा है कि किसानों को चूंकि एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, बिजली की समस्या हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के ज्वलंतशील मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लघु सत्र बुलाया जाए। हमने क्या बोला है कि शॉर्ट टर्म सेशन बुलाया जाए इस प्रकार के ज्वलंतशील जो समस्या उस पर चर्चा करने के लिए। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष का ये धर्म है कि अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है गुलरेज शेख जी, मेरे पास वो बाइट भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए बोला है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टियां ऐसे हित के लिए हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, ये भी उन्होंने बोला है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं आपको, जो राज्यपाल महोदया को पत्र लिखा है उसमें, परंतु जहां तक ये कांग्रेस की सरकार गिरने का विषय है, ये तो इनके जो अंतर कलह है उसी से गिर जाएगी। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात? 23 तारीख को परिणाम आने दीजिए। 23 तारीख को माननीय दिग्विजय सिंह जी हार रहे हैं भोपाल से। वो भोपाल की जंग में उनको झोंका गया बलि का बकरा बनाकर कमलनाथ जी के द्वारा। भोपाल में होते हुए भी कमलनाथ जी ने एक बार उनके लिए रैली नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपना चुनाव निपटा कर अमेरिका चले गए। और अभी तक सब जानते हैं ये बात कि कमलनाथ जी को हॉर्स बनाकर हॉर्स राइडिंग कोई कर रहा था, तो वो तो दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे। अब दिग्विजय सिंह जी का जो खेमा है वो खुद ही सरकार गिराएगा। दूसरी बात, जहां तक कि मायावती जी की विषय है, बहुजन समाजवादी पार्टी के
कैंडिडेट को, खुद मायावती जी ने कहा है, भाजपा नहीं बोल रही है बात, बहुजन समाजवादी पार्टी के गुना के कैंडिडेट को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खरीद कर कांग्रेस में ले लिया और बिठा दिया। तो खुद मायावती जी इनसे जो है सपोर्ट है वो वापस लेने वाली है। तो ये तो इनके अंतर कलह से, और आप इस पूरी सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं। और 23 तारीख के बाद, एग्जिट पोल के बाद अगर नतीजे भी इसी तरह से आपके हक में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे तरीके से भी फिर फायदा लेने की कोशिश करेंगे पावर के जरिए। देखिए मैडम, हम हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं करते। हम तो वह हॉर्स है जो जनता को अपनी पीठ पे बिठाकर चलता है, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग में हमारी कोई रुचि नहीं है। अब बात आई कर्नाटका की, तो आपको मैं कर्नाटक के विषय में बताऊं कि सिद्धरमैया जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के बीच में बड़ी समस्याएं हैं। सिद्धरमैया जी मेड इन कांग्रेस नहीं है, वे जनता दल सेक्युलर के थे, और चूंकि उनकी कुमारस्वामी से बनती नहीं थी इसलिए वे कांग्रेस में आए। कांग्रेस में कितना विवश हो सकता है कि 2-2, 3-3 बार कैमरे पर आधिकारिक रूप से अपने मंच पर खड़े होकर रो रहा है। तो ये तो इनके जो कर्तव्य है उससे गिरने वाले हैं। और आपको मैं एक बात और बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही जनता दल सेक्युलर के जो प्रांतीय अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि इस बार जनता दल सेक्युलर जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी। ये इंडिकेशन किस तरफ जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? इन लोगों से अपने खुद नहीं समझता, इनके कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। आप जो है वो इनको मारेगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। ऋषि मिश्रा जी, आप ये इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की हम बात करते हैं तो बस कांग्रेस की हुकूमत वहां पर बनी ही थी। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था जहां पर लगा कि हाँ उन्हें बम्पर जीत हासिल हुई है और एक तरफा जीत हासिल हुई है। कर्नाटक में भी सबको पता है कि किस तरह से वहां पर हुकूमत बनी है। फ्लो टेस्ट बीजेपी फेल कर गई थी और उसके बाद फिर जेडीएस और कांग्रेस को मौका मिला और किस तरह से कांग्रेस ने एक तरह से देखे तो कुर्बानी दी। जेडीएस की कम सीटें होने के बावजूद भी वहां उनका चीफ मिनिस्टर है। क्या आपको लग रहा है कि अभी 23 तारीख के बाद जो एग्जिट पोल है अगर वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ ये पूरी जुगत लगाएगी और हो सकता है कि जो एसपी, बीएसपी और जो निर्दलीय हैं वो साथ आ भी जाएं? देखिए, एग्जिट पोल के जो इंडिकेशन हैं उसके बाद से जो राजनीतिक डेवलपमेंट खासकर कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है। कर्नाटका में जिस दिन से ही सरकार बनी है उस दिन से ही सरकार की जो स्टेबिलिटी है उस पे कहीं न कहीं परसेंट है और उसके परसेंट में कोalition पार्टनर जो मेन 2 कोalition पार्टनर हैं जेडीएस कांग्रेस खुद उसके लिए जिम्मेवार है। मैं उसको बारी बारी से आपको बताऊंगा। कुमार एक गुर्रेश जी ने सही कहा है कि कुमार जो सिद्धरमैया जी जो हैं वो समाजवादी नेता रहे हैं और जनता दल से लेके जनता दल सेकुलर में रहे हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं जनता दल की सरकार में। और कुमार स्वामी, एचडी कुमार स्वामी से जब उनका जो रिलेशन खराब होने के कारण ही सिद्धरमैया कांग्रेस ज्वाइन किए थे। अब मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से एचडी कुमार स्वामी सीएम बने और कांग्रेस ने समर्थन किया लार्जर पार्टनर होने के बावजूद भी, तो कांग्रेस से ही आवाज उठती है। कांग्रेस के ही जो गृह मंत्री हैं एमबी पाटिल, दूसरा के सुधाकर जो चिकबल से एमएलए हैं, इन्होंने ही ये आवाज उठाई थी कि सिद्धरमैया को क्यों ना सीएम बनाया जाए। तो इस ऐसी घटना से जो एचडी कुमार स्वामी हैं काफी नाराज थे कि जो आप यदि कोalition सरकार चला रहे हैं और आपके मिनिस्टर और एमएलए इस प्रकार के बयानबाजी करेंगे कि सिद्धरमैया को सीएम बनाया जाए तो कहीं न कहीं सरकार की जो स्टेबिलिटी है उस पर प्रश्न उठता है। दूसरी बात, आज के जो डेवलपमेंट, कल का जो डेवलपमेंट, रोशन बेग जो एमएलए हैं उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से माइनॉरिटी और ईसाई, मुसलमान और ईसाई को अनदेखा किया गया है और खुद रोशन साहब जो हैं बेंगलोर से टिकट मांग रहे थे एमपी का और उनको टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं न कहीं, और रोशन साहब विधायक हैं और रोशन साहब के साथ एक रमेश कुमार हैं जो दावा कर रहे हैं कि 4 विधायक मेरे साथ और हैं। तो कहीं न कहीं सरकार जो कर्नाटका का सरकार है उसकी कहीं न कहीं स्टेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह है। और आज का मैं डेवलपमेंट बताऊं कि आज एचडी कुमार स्वामी को दिल्ली आना था ऑल अपोजिशन पार्टी की मीटिंग में, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं और 5 बजे उनकी जो मीटिंग है केसी वेणुगोपाल जो कर्नाटका के प्रभारी हैं उनके साथ मीटिंग है। तो कहीं न कहीं जो कर्नाटका में है संकट के बादल छाए हुए हैं कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। और दूसरा उसका एक कारण है कि कर्नाटका में बीजेपी के पास सबसे स्ट्रांग नेता है येदियुरप्पा जी हैं। येदियुरप्पा जी को इस चीज सबका अनुभव है कि यदि
थोड़ा भी कांग्रेस और जेडीएस में थोड़ा भी खटास आएगा तो सरकार वहां गिर भी सकती है। अब मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और आप छत्तीसगढ़ की भी बात कर लीजिए। यदि कांग्रेस वहां अच्छी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती है, जो जैसा एग्जिट पोल इंडिकेट कर रही है, तो कहीं न कहीं जो 3 राज्यों में कांग्रेस विधानसभा में चुनाव जीत के आई है, तो कहीं न कहीं वहां के सीएम पे दबाव होगा। मैं राजस्थान की बात करूं, यदि वैभव गहलोत वहां जोधपुर से सीट रिटेन नहीं कर पाते हैं, जैसा उम्मीद है कि कांग्रेस 10-12 सीट यदि नहीं ला पाती है, तो अशोक गहलोत पे भी दबाव होगा। हालांकि वहां सरकार को स्टेबिलिटी में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 100 विधायक हैं और 12 से 13 ऐसे विधायक निर्दलीय जीत के आए हैं जो कांग्रेस के ही रहे हैं और कांग्रेस के बागी के रूप में चुनाव जीते थे, और कहीं न कहीं अशोक गहलोत का उस पर कंट्रोल है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में जो विधायकों का समीकरण है, या आपको क्या कहते हैं कि 109 जो क्या कह रहे हैं आपको, बीजेपी के पास बीजेपी के पास जो है 109 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 114 हैं जी। 114 उनके पास। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 109 उनके पास 114 हैं। और कमलनाथ बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, और यदि कमलनाथ जीत जाते हैं तो 115 हो जाएंगे। 116 सरकार चलाने के लिए चाहिए। 2 एसपी के पास है, 2 बीएसपी के पास है, 1 एसपी के पास है और 4 निर्दलीय है। यदि 4 निर्दलीय और बीएसपी और एसपी के विधायक को यदि बीजेपी तोड़ पाती है, तो तभी जाके जो वहां पे सरकार जो है कमलनाथ सरकार को दिक्कत होगा। तीसरी बात छत्तीसगढ़ के भी कर लूं तो भूपेश बघेल पे काफी दबाव है। जिस प्रकार से कांग्रेस को वहां मेजोरिटी मिली और एक तरह से बीजेपी की सफाया हो गई, यदि वहां 8 से 9 सीट यदि कांग्रेस नहीं जीत पाती है, तो भूपेश बघेल पे भी दबाव होगा कि वह सीएम रहते हैं या नहीं रहते। ठीक है, वो दबाव एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ही चले आना, हम बात उस पर ज्यादा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक जो 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा है कि कुछ भी वहां पर हो सकता है। और मैं निमा आपके पास आऊंगी, मैं अभी आपको वक्त नहीं दे पाई।